यहाँ से हम लोग साइंस का क्वेश्चन देख रहे हैं और 40 क्वेश्चन अभी तक देखेंगे साइंस का। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, किन परिस्थितियों में वास्तविक गैसें आदर्श गैस समीकरण का लगभग पालन करती है। आसान क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा उच्च ताप और कम दाब पे। गर्मी ज्यादा होनी चाहिए, दाब कम होना चाहिए। जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या घटने के अनुसार है। 112 कहिएगा, पहला ही है सर। F2O, O3, H2O2, NaOCl। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि सर इसको प्रूफ करके बताइए, बट मैं नहीं करूंगा। 12th लेवल का है, बहुत ज्यादा टफ होगा, बहुत लंबा समय मुझे बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, बिना काम के आपका टाइम लैप्स होगा, कोई फायदा होगा ही नहीं, क्योंकि एक बार में याद होना संभव है नहीं। अभी नजदीक है एग्जाम, इतना छोड़ दीजिए, एक बार देख लीजिए, कुछ माइंड में आया तो अच्छी बात, नहीं तो उसको स्किप करिए। जो आसान है उसको माइंड में ग्रैब करते चलिए। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटेरियम की अभिक्रियाएं मंद होती है, क्योंकि ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के दरम्यान का अनुपात जो होता है 2:1 है। यह प्रभाव क्या कहलाएगा। यह आसान क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, यह कहलाता है समस्थानिक प्रभाव। हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटेरियम की अभिक्रिया, देखिए हाइड्रोजन का ही ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन ही है, मंद होती है, क्योंकि ये ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के दरम्यान का अनुपात 2:1 होता है। दरम्यान बदल रहा है, लेकिन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए समस्थानिक प्रभाव इसको बोलते हैं। याद रखिएगा इस बात को, आसान क्वेश्चन है, या नंबर उठ जाना चाहिए आपको। जवाब दे इसका। 88RA226 से एक अल्फा से उत्सर्जन से बनने वाले तत्व का आवर्त सारणी में समूह होगा। आसान क्वेश्चन है, 114 का कहेगा शून्य समूह होगा। ठीक है, मेरे मेरे को एक बात यहाँ बता देना, ये जो रेडॉन लिखा गया है, ये एक अक्रिय गैस है, ध्यान रखिएगा इसका। इसका जवाब दे, किस निकाय का द्रव्यमान केंद्र, किस निकाय का द्रव्यमान केंद्र 115 का जवाब दीजिएगा, सदैव उसके ज्यामितीय केंद्र पर होता है, सदैव उसके भीतर ही नहीं होता है, सदैव उसके बाहर नहीं होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आप मारेंगे ई। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए कह रहा है कि द्रव्यमान के अंदर बाहर दोनों हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, कोई वस्तु अगर मैं बता दूं आपको, जैसे मैं अपने से डिजाइन करता हूं, इस टाइप का मैं कोई वस्तु बना दिया, तो जरूरत नहीं कि इसका द्रव्यमान केंद्र भीतर ही होगा, बाहर भी इसका द्रव्यमान केंद्र बन सकता है। मैं यहाँ नहीं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, पर ध्यान रखिए इस बात को कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र होता है भीतर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। सदैव सदैव जैसा कुछ तो है नहीं, भीतर बाहर दोनों हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि टिक मारो आप। इसका जवाब दीजिए, M1 व M2 द्रव्यमान की दो कारें क्रमशः R1 और R2 त्रिज्या के वृत्तों से चक्कर लगाती है। बहुत अच्छी बात है। उनकी चालें ऐसी है कि वे समान समय में एक पूरी चक्कर लगा लेती है। दोनों कारों की कोणीय चालों का अनुपात कितना होगा। तो 116 का आप कहिएगा सर इसका 1:1 होगा, क्योंकि समान समय में चाल चक्कर पूरा कर रहा है इसीलिए। एक गतिमान ध्वनि स्रोत के पीछे खड़े एक स्थिर श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति सुनाई देगी। तो 117 का आप कहेंगे मूल आवृत्ति से कम सुनाई देगा। ध्यान रखिएगा, एक गतिमान ध्वनि स्रोत के पीछे खड़े एक स्थिर श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति सुनाई देगा, तो मूल आवृत्ति से कम सुनाई देगा, ये ध्यान रखना है आपको। फिर आ गया रेडॉन, कह रहा है वही वाला आ गया क्वेश्चन। रेडॉन एक अल्फा को उत्सर्जित करके तत्व एक्स में बदल जाता है। आवर्त सारणी में आर्य का स्थान द्वितीय वर्ग और 7वें आवर्त में है। तत्व एक्स का आवर्त सारणी में स्थान होगा। तो 118 का कहिएगा कि 0 वर्ग और 6वां आवर्त में होगा, 0 वर्ग और 6ठा आवर्त में होगा। अगला कह रहा है IUPAC पद्धति में यौगिक का आपको नाम बताना है। ये जो यौगिक आपके सामने दिख रहा है, क्या नाम हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले मिथाइल बोलते हैं इसको। इस ये जो दिखा रहा है ये क्या है पता है, इसको एगो को मिथाइल बोलते हैं। मेथेन CH4 होता है ना, और उसमें से एगो हाइड्रोजन हट जाता है, उसको मिथाइल बोलते हैं। चलो ठीक है भाई, तो देखिए इसका नंबरिंग डालना पड़ेगा आपको, कोई एक डायरेक्शन से आपको नंबरिंग डालना पड़ेगा। तो सपोज करो मैं यहाँ पे डाला 1, सॉरी यहाँ पे डाला 1, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। बात समझ में आया, कहीं एक डायरेक्शन से आपको नंबरिंग डालना पड़ेगा। अब देखिए 2 नंबर पे आएंगे तो एक मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, तो 2 मिथाइल हो गया। उसके बाद अगला वाला पे डाई मिथाइल है, तो 3 पे डाई मिथाइल हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 गो है।
उसके बाद वाला पे फिर मिथाइल है, उसके बाद वाला पे मिथाइल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कितना हो गया मिथाइल टोटल गिनना पड़ेगा आपको, मिथाइल का संख्या हुआ कितना आखिर। तो 2 पर है, 3 पर है, 3 पर एक और है, 4 पर है, और 4 के लिए हो जाएगा टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, यही हो जाएगा। 5 रहेगा तो पेंटा होगा, बस 5 तो है नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ 5 के बाद ये 6 चला जाएगा ऊपर ग में, मतलब सबसे लंबा चयन खोजा जाता है। तो यहाँ पे 5 मैंने लिखा, ऊपर 6 चला जाएगा। तो आपको टोटल मिला कहाँ कहाँ, तब आपको मिला पहला यहाँ पे 2 पर मिला, फिर 3 पर मिला, फिर 3 पर एक और नीचे भी है, एक 4 पे मिला। तो टोटल कितना हो गया, एक बार और समझा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। देखिए, इसको 1 नंबर डालिएगा यहाँ कार्बन पे, यहाँ 2 डालिएगा, यहाँ 3 डालिएगा, यहाँ 4 डालिएगा, यहाँ 5 डालिएगा, ये ऊपर 6 चला जाएगा। अब इसमें देखिए, ये 2 नंबर पर मिला तो 2 डाल लेते हैं, 3 नंबर पर 2 को है ना ऊपर नीचे, तो 2 बार 3 3 लिख देते हैं। और असल में 4 पर है फिर तो 4 पर लिखते हैं, क्योंकि ये ऊपर दिख रहा है ये वाला, बट ये असल में स्टेट करेगा तो इधर स्टेट बन जाएगा, इसीलिए ये नहीं लेंगे हम। बात समझ में आया? अब एक और बात बताते हैं, यहाँ आपके मन में आएगा असल में इसका नाम जानते हैं क्या होगा? यहाँ नाम गलत दिया हुआ है। आपके सर आप कैसे गलत कह सकते हैं, आंसर तो बी है। जी है, यहाँ 2 बार 3 लिख दिया ना, इसीलिए सही माना जा रहा है, वरना इसको लिखा जाता 2 मिथाइल, ठीक है, कॉमा देते, उसके बाद 3 डाई मिथाइल लिखा था, डाई मिथाइल, कि 3 पर 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल कॉमा। बात समझ में आ रही है? 4 मिथाइल ऐसे करके लिखा था, लेकिन कोई नहीं, ये भी एक तरीका है लिखने का। 3 2 बार लिख दिया तो भी काम हो गया। आगे आइए, अब यही सब ना बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाएगा, और उतना टाइम में पता चले कि ये जो वीडियो है 2.5 घंटा के अंदर चला जाएगा वीडियो, 3-4 घंटा का। बट क्या करें, बहुत बातें पढ़ाना से अच्छा है कि अभी हम चाहते हैं रिवाइज आपका अच्छा हो जाए, इसलिए कुछ छोड़ना पड़ता है। दिल में मेरी भी चाहत रहती है कि एक्सप्लेन करें, आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत स्टूडेंट हो सके एक्सप्लेन कम करते हैं तो सब्सक्राइब कम करते होंगे चैनल, नहीं तो अगर सब्सक्राइब 100% होने लगेगा, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं भी। नॉर्मल थ्योरी क्लास में तो मैं बहुत डिटेल कर देता हूँ, वहाँ टेंशन नहीं रहता है ना कि 150 क्वेश्चन कंप्लीट कराना है 2-2.5 घंटा के अंदर एकदम हर हाल में। बताइए, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर क्वेश्चन का था अभिक्रिया ये जो दिया गया है, वाई में उत्पाद वाई क्या है, वाई के बारे में पूछ रहा है, क्या बनेगा? सी बनेगा, सी, ठीक है, CH3CO CH3 बनेगा। अब ये सब मन करता है एक्सप्लेन करे कैसे क्या, बहुत कुछ हो रहा है, कोई नहीं। बहुलीकरण में मोनोसैकेराइड्स के अणु किस बंध द्वारा एक दूसरे के पीछे जुड़े रहते हैं? ये सब याद रखने वाला डायरेक्ट तो आंसर हो जाएगा ग्लाइकोसिडिड। इसका जवाब दे जरा, सब 12th लेवल का है। उच्च न्यूक्लियोटाइड अणुओं में 122 का कहिएगा, आंसर सी हो जाएगा सर। फॉस्फेट समूह से 1 या 2 अतिरिक्त फॉस्फेट समूह एनहाइड्राइड बंधों द्वारा क्रमवार जुड़े होते हैं। जवाब दे, बढ़िया क्वेश्चन आया है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु था? देखिए, ये सब क्वेश्चन है नंबर उठाने वाला होता है, जो आसान आता है ना उस पर गदगद हो जाइए एकदम। लैमार्क का सिद्धांत भारी तो ठीक है, आपको परेशान करता है, लेकिन हल्का बहुत नंबर भी देके जाता है। अस्थायी पदार्थों का रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करने का कारण है, क्यों है? तो पहला हो जाएगा निम्न P/N अनुपात। प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि 125 का आप कहेंगे यह एक भौतिक जैविक जगत को जोड़ता है, सही बात है। यह प्रकाशीय ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थ में संचित करता है, भी सही है। इसमें ऑक्सीजन मुक्त होता है, सही है। तीनों सही हो जाएगा। इसका आंसर डी डालिएगा, डी, एक से अधिक आंसर होगा। बैक्टीरियोफेज होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा पहला, एक जीवाणु का परजीवी वायरस, एक जीवाणु का परजीवी वायरस को बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। ऑक्जिनटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है और किसका स्रवण करती है? तो 127 का कहिएगा सर, बी नंबर में टिक मार दीजिए आप। जठर ग्रंथियों में HCl के स्रवण हेतु, जठर ग्रंथियों में HCl के स्रवण हेतु। क्वेश्चन है कि यदि केरल के समुद्र तट से किसी व्यक्ति को एवरेस्ट पर्वत पर ले जाया जाए तो उसकी क्या होगी? बहुत आसान है, आंसर हो जाएगा आपका दोनों बढ़ जाएगा। श्वसन दर बढ़ेगी, हृदय स्पंदन दर घटेगी, मतलब सांस आप तेजी तेजी खींचेंगे कि ऑक्सीजन जल्दी मिलेगा नहीं, और धड़कन आपका स्लो हो जाएगा।
या आपके साथ हो सकता है कि आपका श्वसन दर घट जाए और धड़कन तेज से चलने लगे, सांस नहीं मिलेगा तो धड़कन तेज चलने लगेगा, दोनों कंडीशन हो सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या अभिप्राय होता है? तो बहुत आसान है, इसका आंसर पहला हो जाता है डीएनए के नमूनों के प्रोफाइलों के आणविक विश्लेषण। आणविक विश्लेषण पर ध्यान रखिएगा, ये भी टिक मारना रहेगा, आणविक लगना जरूरी है। निम्नलिखित में से किस से एक जोड़े में एक हार्मोन तथा उसके अभाव के कारण होने वाले रोग को सही मिलाया गया है? तो 130 का कहिएगा, पहला हो जाएगा सर कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसको मिलाया जाता है, अंडोत्सर्ग का न हो पाना को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला कहा जाता है कि अनन्नास जिसको पाइनएप्पल का फल है, तो 131 का कहिएगा सी, सोरोसिस। सोरोसिस जो है पाइनएप्पल का फल है। देखिए एगो बात अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जो सेरोसिस का मतलब होता है ना, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फूल आपस में मिलके ना बना देते हैं इस चीज़ को। अनानास में मल्टीपल फ्लावर्स एक साथ मिले रहते हैं, इसलिए अनानास बनता है ऐसा। निम्नलिखित में कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं? बहुत आसान है ये। देखिए हम आपको बताते हैं, ये ग्रुप गलत बना हुआ है, ठीक है, ये सबको भूल जाइए आप। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैं लिख दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा। Mn होता है मैंगनीज, MO भी होता है मोलिब्डेनम, Zn जिंक भी होता है और कॉपर भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जो प्राथमिक पोषक तत्व होता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK। द्वितीयक पोषक तत्व में आ जाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, Ca। द्वितीयक में क्या आ जाता है? Ca, कैल्शियम, Mg, मैग्नीशियम और सल्फर। ये पूछा जाता है एग्जाम, इसलिए बता रहा हूँ। और NPK तो बच्चा बच्चा जानता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये है प्राथमिक, ये है द्वितीयक जो मैंने लिखा है। और सूक्ष्म पोषक तत्व जो है, इसमें बहुत सारे अभी मैंने बताया, अभी मैग्नीशियम आ गया, मोलिब्डेनम आ गया, जिंक आ गया, कॉपर आ गया। चलिए अगला बताइए, एक्स्ट्रा भी बातें मैं कुछ बता दिया आपको कि बारसों के लिए कौन सी बात गलत है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहला छोड़ दीजिए। ये कहता है ये प्रोटीन्स और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, ये सही बात है। ये केवल सजीव कोशिकाओं में के गुण कर सकते हैं, मतलब सजीव कोशिका के अंदर घुसेगा तभी ये अपना वृद्धि कर सकता है, अन्यथा वातावरण में इसका वृद्धि नहीं होता है किसी भी वायरस का। अमीबा की खाद्य रिक्तिकाओं में होने वाले पाचन क्रिया स्तनियों की आहार नाल में होने वाली पाचन क्रिया से किस प्रकार समान माना जाता है? तो पहला ही हो जाएगा, इसमें पहले अम्लीय फिर क्षारीय प्रवस्थाएं आती है, यानी हमारे पेट में जब खाना जाता है तो सबसे पहले अम्ल से मिलता है और बाद में जाके इस क्षार में मिलता है, तब न्यूट्रलाइज हो जाता है। बात समझ में आया? तो यही चीज़ मैच करता है अमीबा से। अगला कहलाता है कि हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो 135 का कहिएगा सर, सी में आप टिक मार दीजिए। कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ध्यान रखिए, क्लोराइड नहीं होता है, कार्बोनेट भी नहीं होता है। ये संगमरमर शरीर बना हुआ है, संगमरमर थोड़े ना बना हुआ है, ये है कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपण जिसको डिस्पर्सन का कारण है? आप देख रहे हैं आसान आसान सारा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नंबर उठवा देगा, कुछ भारी रहेगा तो अपवर्तन होता है, ध्यान रखिए, डिस्पर्सन का कारण, विक्षेपण का कारण अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है विक्षेपण का कारण। आगे कह रहा है कि एक अणुचुंबकीय पदार्थ कब प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाता है? तो अणुचुंबकीय पदार्थ, आंसर कहिएगा क्रांतिक तापमान से नीचे। क्रांतिक तापमान से नीचे जाने पर क्या होता है? वो अणुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय बन जाता है। आगे कहा जाता है कि जब छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो गर्म सिरे पर मौजूद अणु उच्च आयाम के साथ कंपन करते हैं और उष्मा को एक कण से निकटवर्ती कण तक संचारित करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, चालन इसी को कहते हैं। ये सब नंबर एकदम उठा के आपको रख देगा आपको नौकरी में। किसी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को कवर करने वाले किसी पिंड की कुल ऊर्जा परिवर्तन पूरी तरह से संभावित ऊर्जा परिवर्तन से ही होता है, तब मतलब जब डैश, तो कहिएगा बहुत आसान है, यह धीरे धीरे चलता है तब। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार करती है। तो 140 का कहिएगा
सभी पारदर्शी माध्यम में। कास्टिक सोडा और बुझा हुआ चूना एक साथ किसके रूप में जाने जाते हैं? बहुत इजी में बता पाइएगा आप। इसको सोडा चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडा चूना। अगला कहा जा रहा है गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट क्या नहीं देगा? सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या नहीं देगा? तो बहुत आसान है। सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि गर्म कर दिया जाए तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो नहीं देता है। पहले तो देखिए, मैं यहाँ एक चीज़ लिखता हूँ, NaHCO3, यही है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको तोड़िएगा तो आप एक बात बताइए, इसका क्या आएगा? तो आप जानते हैं इसको तोड़ने पर क्या आता है? Na2CO3 आता है, प्लस H2O आता है, प्लस CO2 आता है। ठीक है, तो CO2 आया, H2O आया और Na2CO3 आया। ये सब ऑप्शन आया क्या? कहिएगा नहीं सर ये सब ऑप्शन ही नहीं आया, तो इसका आंसर ई मार दीजिएगा। 143 पर अब आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कमजोर चुंबक है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो कमजोर चुंबक जो है दोस्त, ये है प्रतिचुंबकीय पदार्थ को कमजोर चुंबक बोलते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा एलपीजी में केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं? तो 144 का पहला कहिएगा, सीधे आसवन द्वारा प्राप्त होते हैं। सीधे आसवन करने पर प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य धातु अपने खनिजों या अयस्कों के रूप में प्रकृति में मौजूद है? तो 145 का कहिएगा पहला, सोना के अलावा ये सब चांदी जो है अयस्क रूप में मिलता है। अगला कहता है कोशिकीय शोषण से क्या तात्पर्य है? तो 146 का कहिएगा सी नंबर, ऊर्जा उत्सर्जन के लिए खाद्य पदार्थ का विखंडन, इसी को बोलते हैं। पौधे को झाड़ियों, जड़ी बूटियों और पेड़ों के रूप में वर्गीकृत करने का तरीका किसके अंतर्गत आता है? तो 147 का कहिएगा पहला, कृत्रिम वर्गीकरण के अंदर आता है। हम और आप ही ना तो करते हैं उसको वर्गीकरण। इनमें से कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन है? स्टेरॉयड हार्मोन आपसे पूछ रहा है, तो बी नंबर कहिएगा, इसको बोलते हैं ग्लूकाकार्टोकोर्टस। निम्न में से कौन अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? मतलब अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, तो आप कहिएगा पोन्स। पोन्स जो है अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, यह पश्च मस्तिष्क का भाग है। 150 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, पौधों का उपयोग करके धातुओं को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पौधों का उपयोग करके धातु को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 150 का कहिएगा पहला, फाइटो निष्कर्षण इसको बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको साइंस कंप्लीट होता है। आइए अब मैथमेटिक्स को देखते हैं।